देशद्रोह के अपराध के दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ वही दोषी जब एफआईआर देंगे तो सब कुछ होगा। धर्म की तो एबीसीडी नहीं जानते। ये धर्म कहां है? नफरत, घृणा, हिंसा, ये धर्म का क्या इससे लेना देना है? ये धर्म नहीं है। अधर्म से भी बदतर अगर कुछ हो सकता वही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे रोक पाए, नहीं तो फिर जन आंदोलन की ही एक स्थिति रह जाती है बची हुई, और तो कुछ नहीं। क्योंकि 2022 का चुनाव इस देश का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेगी, और जिस समय बीजेपी हारेगी उसके लिए 2024 असंभव हो जाएगा। और मैं समझता हूं अगर 2022 जीतने की बात है वो जीत लिया तो 2024 में ही नहीं होंगे। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं। 16 करोड़ की बात हो रही है ना पिछले 3 साल से, जो 16 करोड़ की हमने कोई, और जेब मनी ये झुंझुना भी जिसे बजालो निकाल के 4 साल में देश को बेच के 6 लाख करोड़ कमाएंगे, और योजना 16 करोड़ की। शर्म नहीं आती? ये देश की जनता जानती नहीं कि इतनी मूर्ख है। हर चीज का वो शिलान्यास हो रहा है, इसका भी शिलान्यास, उसका भी शिलान्यास। 5 साल क्या कर रहे थे? भाड़ में थे? कहां थे? बिलों में घुसे हुए थे। देखिए, ये सीधे सीधे जो इस समय लोगों के मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाने की सारी कवायद है। और ये चीज इस बात को सिद्ध कर देती है कि अब इनके पास में कुछ नहीं है सिवाय इन बातों को करने के। केवल यही बात कर रहे हैं। ये जो संसद चलाई जा रही हैं और हिंदू खतरे में है, एक मैं ट्वीट में देख रहा था, मैं उसे पढ़ के आपको सुनाता हूं, आपको पता लग जाएगी, लोगों को पता लगनी चाहिए। देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश में 28 मुख्यमंत्री हिंदू, देश में गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, कानून मंत्री हिंदू, 80% जनसंख्या देश की हिंदू, गवर्नर 2-3 को छोड़ के बाकी सारे हिंदू। इस देश में जो मीडिया है वो मीडिया 95% किसके हाथ में? हिंदुओं के। इस देश में जो जमीन है, धरती, खेती की जमीन और वैसी जमीन, वो 80% से ज्यादा किसके हाथ में है? हिंदुओं के। इस देश में जितनी नौकरियां हैं उन नौकरियों में मात्र 2% को अगर छोड़ दें मुसलमान है, बाकी सब पे कौन है? तथाकथित। अगर एससी और एसटी को और छोड़ दीजिए तो 80% से ज्यादा नौकरियों पर कौन बैठे हैं? हिंदू। फिर भी ये देश, फिर भी इस देश का हिंदू खतरे में है। ये कुछ नहीं है, केवल और केवल इस देश की जनता को मूर्ख बनाने की और जो असली मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान भटकाने की। अभी अभी एक आंकड़ा आया है, आप सबने देखा होगा, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है और सरकारी आंकड़ा है। ये नहीं, मेरा आंकड़ा नहीं है, आपका आंकड़ा नहीं है। जो आंकड़ा है वो है नीति आयोग का, और नीति आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें जो बड़े, भारत में जो बड़े राज्य हैं 18, उन 18 राज्यों में सबसे नीचे यानी 18वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जिसको टारगेट करके ये सारी नौटंकी की जा रही है, तथाकथित संसदें की जा रही हैं और सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की जा रही है 18वें नंबर पर। और जब एक और संस्था है, उसी संस्था ने केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो आंकड़े हैं इनको पूरी तरह से एनालाइज किया, किसी के अपने नहीं है, सब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के आंकड़े हैं, उसको एनालाइज किया। वो है पब्लिक वेलफेयर सिस्टम करके है, एक वहां की संस्था है आपके बेंगलोर की। वो जो संस्था है, उस संस्था ने जो आंकड़े जारी किए हैं सरकारी आंकड़ों के आधार पर, उनका कहना है कि 2016 से लगातार उत्तर प्रदेश नीचे चला गया है, गिरता चला गया, उसकी स्थिति खराब होती चली गई है। 2016 में जो स्थिति थी वो स्थिति थी 12वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश, 12वें नंबर पर 2016 में अखिलेश जी की सरकार थी। 2017 में
वो 14वें नंबर पर आ गया। 2018 में भी वो 14वें नंबर पर रहा और 2019 में वो 16वें नंबर पर आ गया और 2020 और 21 में फिर वो 18वें नंबर पर आ गया, यानी 18 राज्यों में सबसे नीचे। अपराधों में नंबर 1, चाहे हत्या हो, बलात्कार हो, चाहे जो है किडनैपिंग हो, हर चीज में लगातार नंबर 1। लेकिन विकास के नाम पर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर, शिक्षा के नाम पर 0। यह है, इसलिए ये जो मुद्दे हैं इनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये मुद्दे सामने लाएंगे तो लोगों को गुमराह किया जाएगा, ताकि कोरोना काल में जो उत्तर प्रदेश की हालत हुई है, पूरे देश की जो हालत हुई है और उसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश की जो हालत हुई है, उस हालत को लोग ना उनसे सवाल पूछने लगे। जिन लोगों के परिवार के व्यक्तियों की मौत हुई है, 1-1, 2-2, 4-4 लोगों की, वो तुमसे सवाल ना पूछने लगे सरकार से, वो पूरा नंगा चेहरा सरकार के सामने ना रख दिया जाए, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। दवा डॉक्टर नहीं मिला, अस्पताल नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला, उन सबको, उस सबसे ध्यान भटकाने की ये कोशिश है और नहीं कुछ भी। लेकिन भाई प्रताप जी, सवाल यहाँ पर ये है कि जिन्होंने धर्म संसद के नाम पर जो है इस तरीके की बयानबाजी दिया, हेट स्पीच दिया, और उसके बाद भी जो है पुलिस के साथ जो है, जो ये वीडियो लीक हो रही है, पहले हेट स्पीच दिया गया, फिर उसके बाद दबंगई दिखाई जा रही है कि आप हमारे पक्ष में साथ रहिए, इस तरीके से जो है बाइस मत होइएगा, हमारे साथ रहिएगा, मतलब पहले इस तरीके से, फिर अब दबंगई, क्या कहलाएगा ये सारी चीजें? देखिए, सब कुछ, शासन उनका, प्रशासन उनका, पुलिस में बैठे लोग उनके, IAS IPS उनके, सब कुछ, मतलब जितनी भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा सकता है, कानून को जितनी बुरी तरह से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, या कानून को धता बताई जा सकती है, संविधान का जिस तरह से उल्लंघन किया जा सकता है, वो सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं, वही तो FIR कराने वाले, वही FIR करने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करने वाले, और भैया वही आगे सारा सब कुछ करने वाले हैं। तो सब कुछ उन्हीं का ही है, तो आप कुछ भी कर लो, वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे जो दोषी हैं, जो देशद्रोह के दोषी हैं, देशद्रोह के अपराध के दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग निर्दोष हैं उनके खिलाफ वही दोषी जब FIR देंगे तो सब कुछ होगा। ये सब कुछ है, लेकिन एक बात बताए दे रहा हूं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेंगी ये सारी चीजें। वक्त बदलता है, दुनिया बदलती है, ये जीवन परिवर्तनशील है, और जो तुमने बोया है तुम ही काटोगे उसे। तुम्हारी मर्जी है, जो मन में आए कर लो, जो चाहो कर लो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना। और धर्म का नाम किया जा रहा है, धर्म की तो ABCD नहीं जानते। ये धर्म कहां है? नफरत, घृणा, हिंसा, ये धर्म का क्या इससे लेना देना है? ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म से भी बदतर अगर कुछ हो सकता वही है। लेकिन सर, अब ये पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक जो है पहुंच चुका है। दरअसल वकीलों ने जो है भड़काऊ भाषणों पर जो है चिंता जता करके एक लेटर जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा दिया है, जिसमें जो है नाम 9 लोगों के जो है उसमें नाम मेंशन किए गए हैं, जिसमें बीजेपी के भी नेता हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इसमें जो है वकीलों की क्या इसमें स्थिति रहने वाली है, क्या रहने वाली है, आप लोगों का क्या अगला स्टेप होने वाला है इस पूरे? नहीं, देखिए, अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना है। वकील तो एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, देश में जो परिस्थिति ऐसी पैदा हो रही है, बार बार पैदा की जा रही है, उससे देश कहीं बुरे हालात में ना फंस जाए, उस सारी चीज को रोकने के लिए, देश को उस स्थिति से बचाने के लिए वकील अपनी तरफ से प्रयास करें। केवल आज की बात नहीं है, वकीलों ने यह प्रयास उस समय भी किया था। आप सब लोगों को ध्यान होगा, जब कोरोना काल में प्रवासी मजदूर सड़क पर तड़प रहे थे, मर रहे थे, भाग अपने घरों के लिए जा रहे थे, उस बुरी स्थिति में भी वकीलों ने, बहुत सारे वकीलों ने कोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उनकी बात सुनी जाए, और तब जाके कहीं कोर्ट ने उनकी बात सुनी सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि जब तक सारी चीजें खत्म हो चुकी थी। तो वकील एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये बात कर रहे हैं,
लेकिन सर कई मसलों में देखा गया है कि कई वकील जो है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के चाहे हाई कोर्ट के, जब भी कोई ऐसा मुहिम होना शुरू हो जाता है इस तरीके से, तो सड़कों पे उतर जाते हैं और जो है लोगों को जागरूक करते हैं। क्या ऐसा होने वाला है? नहीं, देखिए, हो कुछ भी सकता है। मैं मानता हूं इस समय पूरा देश इस बात को महसूस कर रहा है कि जब से चीफ जस्टिस रमन्ना आए हैं तब से वो जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, एक आशा, एक उम्मीद लोगों में बंधी है और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस रमन्ना कम से कम संविधान को बचाएंगे और जो भी ये सारी चीजें हो रही हैं देश को तबाही की तरफ ले जाने वाली, इनको रोक सकेंगे। क्योंकि इस कोर्ट के अलावा न तो किसी के पास इतनी पावर है और न ही कोर्ट के अलावा कहीं से और उम्मीद नजर आती है, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। तो उन सारी चीजों को देखते हुए वकीलों ने एक जागरूक नागरिक के नाते चीफ जस्टिस रमन्ना से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को गंभीरता से देखें। और यह उम्मीद इसलिए भी ज्यादा बंधी कि जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जस्टिस रमन्ना साहब ने जो किसानों के खिलाफ जो लखीमपुर खीरी में जो हत्याकांड हुआ किसानों का, उसमें जिस गंभीरता से, जिस शिद्दत के साथ में उसमें हस्तक्षेप किया और एसआईटी बनाई और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक इंक्वायरी कमीशन जो उन्होंने बिठाया, वो जो सारी चीजें, उससे एक उम्मीद बनी। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से वकीलों ने रिक्वेस्ट की है। अगर उसके बावजूद भी स्थिति नहीं सुधरती हैं तो मैं समझता हूं कुछ भी हो सकता है। भाई अपने उसके देश को बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे। जब पुलिस प्रशासन मिल करके जब हंसी ठहाके लगाती है तो फिर न्याय की उम्मीद सर कैसे रह जाएगी? नहीं, न्याय की उम्मीद है ही नहीं। आप देखें, सुनो, न्याय की उम्मीद नहीं है, तभी तो ये सारी चीजें हैं। अगर न्याय की उम्मीद कहीं किसी से होती तो पुलिस का काम यह है कि किसी ने आपको आपके सामने एफआईआर दी है, कंप्लेंट दी है, आप उसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कीजिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन। दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जो निर्दोष है उसको बरी कीजिए, और उस पर जो लोग जिन्होंने दी झूठी जो वो दिए उन्होंने कंप्लेंट, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। कानून में सारा प्रावधान है, इन्वेस्टिगेशन अगर प्रॉपर तरीके से पुलिस करे तो। बात यह है कि जिन हालात में आज देश फंसा हुआ है और जिस तरह से सत्ताधारी दल, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें, भाजपा सरकारें जिस तरह से अन्याय करने पर और देश में उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बड़ी गंभीर परिस्थिति है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसे रोक पाए, नहीं तो फिर जन आंदोलन की ही एक स्थिति रह जाती है बची हुई, और तो कुछ नहीं है। पर असली बात क्या है, ये बात फिर मैं इसको दोहरा रहा हूं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, चुनाव सर पे है, चुनाव जीतना है, क्योंकि 2022 का चुनाव इस देश का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है। और 2022 में मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं बीजेपी बहुत बुरी तरह से हारेगी, और जिस समय बीजेपी हारेगी उसके लिए 2024 असंभव हो जाएगा। उसलिए वो सारी कवायदें की जा रही हैं कि पहले 2022 जीतो और देन उसके बाद में 2024 जीतो। और मैं समझता हूं अगर 2022 जीतने की बात है, वो जीत लिया तो 2024 ही नहीं होंगे। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं। तो हर चीज उसी के मद्देनजर की जा रही है। तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, देखिए, जो नौजवान हैं या इस देश की आम जनता है, उसको अपने आप से और इन लोगों से जो ये सब भड़का रहे हैं, उन सरकारों से, विशेषकर भाजपा सरकार से, यूं कहो कि प्रधानमंत्री मोदी से और मुख्यमंत्री योगी से, इन सब से ये पूछो, भैया ये बता दो 2016 में उत्तर प्रदेश में जब तुम सत्ता में आए थे, तब उत्तर प्रदेश 18 राज्यों में, बड़े राज्यों में 12 नंबर पर था और उसके बाद से लगातार नीचे गया। आज वो 18वें नंबर पर, यानी सबसे नीचे आ गया। अब ये बताओ कि तुमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम किया? जीरो। तुमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम किया? जीरो। तुमने महिला सुरक्षा के विषय में क्या काम किया? जीरो। तुम ये बताओ कि तुमने रोजगार के विषय में क्या काम किया? जीरो। 69,000 जो है, जो उसके टीचर्स की भर्ती के जो बच्चे हैं, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लखनऊ में लगातार कई महीने से आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब छात्रों ने यहां तक भी कर लिया है कि वो जो बेरोजगार नौजवान और छात्र हैं, वो
जैसे किसान पंचायत होती थी उसी की तर्ज पर अब छात्र पंचायत करने जा रहे हैं। वो इस तरह की सारी चीजें अब पूरे देश में हो रही हैं। तो उन छात्रों को, उनके माता पिताओं को, आम जनता को यह पूछना चाहिए, भैया तुम ये बताओ कि तुमने क्या काम किया इन सारी चीजों में। यह बताओ कि तुमने किसान के लिए क्या काम किया। किसान का आज भी तकरीबन 16,000 करोड़ रुपया गन्ना किसान का पड़ा है। आज भी किसान को उसकी एमएसपी नहीं मिल रही। तुमने खाद के दाम बढ़ा दिए और खाद के 5 किलो जो है कट्टे में कम कर दिए। जो 50 किलो का कट्टा था 45 किलो का कर दिया, दाम उसके बढ़ा दिए। तुमने पेस्टिसाइड, कीटनाशक के दाम बढ़ा दिए। तुमने और सारी चीजें, एक नहीं है कितनी ही चीजें जिनका तुमने बुरा हाल कर दिया है। तो लोगों को यह पूछना चाहिए, मजदूर को यह पूछना चाहिए कि मोदी से भी पूछो और योगी से भी पूछो कि मजदूरों ने क्या बिगाड़ा था, उनका क्या दुश्मनी थी मजदूरों से। इस देश के मजदूरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज उनसे 12 घंटे काम ले, लेकिन पैसा वही, पैसा बढ़ेगा नहीं। अब मर्जी पे है, जो फैक्ट्री मालिक है उसकी मर्जी पे है। उसको किसी मेडिकल फैसिलिटी की कुछ वो नहीं, मरे मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मजदूरों का नुकसान किया है उसके विषय में मजदूरों को पूछना चाहिए, पहले भैया तू इसकी बता, हमें तो इसकी बात कर, हम इसके अलावा बात ही नहीं कर रहे। और इसका भी जवाब उनसे लेना चाहिए कि जो तुम हॉस्पिटलों के नाम पे कि हम मेडिकल कॉलेज खोल लें, आधी आधी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अभी कुछ भी नहीं है उनमें। कई बिल्डिंग तो ऐसी है जिनमें केवल दरवाजे भी, मतलब केवल बिल्डिंग वैसी ही खड़ी है, उन पे सीमेंट भी नहीं हुआ, पुताई की तो बहुत दूर की बात है। उन बिल्डिंगों का कि ये अस्पताल है, उद्घाटन कर दिया। अरे शर्म नहीं आती है? पूछो ये सब चीजें, लोगों को ये सारी चीजें पूछनी है। बिना इसके कैसे होगा? सारी चीजों को, जो असली चीजें जनता के मुद्दे हैं उन पर बात करो, उससे अलग हटके बात करने का कोई मतलब नहीं है। और यह पूछो कि इस देश के लोगों की, प्रदेश के लोगों की गाढ़ी मेहनत की कमाई, उसे क्यों विज्ञापन पे खर्च किया जा रहा है लगातार? और विज्ञापन भी ऐसे, शर्म नहीं आती। अफसोस इस बात की है कि ना तो प्रधानमंत्री को, ना मुख्यमंत्री को, ना शासन प्रशासन में बैठे किसी व्यक्ति को, ना किसी पार्टी के शर्म नहीं आती बीजेपी वालों को कि जो अगर तुम्हें जो है दिखाना हो, हाईवे दिखाना हो, अगर तुम्हें रोड दिखानी हो, फ्लाईओवर दिखाना हो तो कलकत्ता से लाते हो, बिल्डिंग दिखानी हो अमेरिका से लाते हो, फैक्ट्री दिखानी हो तो अमेरिका से लाते हो, जो आपने बुंदेलखंड में जो डैम दिखा रहे हो वो डैम वहां से लेके आए हो, अब तेलंगाना आंध्र प्रदेश है उसकी सीमा पर बना हुआ जिसका फोटो दिखा रहे हो। और जब तुम जेवर का एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हो तो दुबई के एयरपोर्ट की तस्वीर लगा रहे हो। शर्म नहीं आती है? ये सारी चीजें विकास विकास, अब हर चीज का उद्घाटन हो रहा नहीं, हर चीज का वो शिलान्यास हो रहा, इसका भी शिलान्यास, उसका भी शिलान्यास। 5 साल क्या कर रहे थे? भाड़ में थे? कहां थे? बिलों में घुसे हुए थे? 5 साल में क्या काम किया? लोगों से यह बात पूछो। ये है जरूरी चीजें। हवाई अड्डे बनाओगे और अपने यार अडानी को बेच दोगे, सड़कें बनाओगे हाईवे और अपने यार अडानी को बेच दोगे। मैं समझता हूं 7 साल में इस देश की जनता मोदी से, योगी से, इनकी रग रग से वाकिफ हो चुकी है कि जो ये लोगों को सब्ज बाग दिखाते हैं, जो ये झूठ बोलते हैं, उसका कोई आधार नहीं है, कोई आधार नहीं है। योजनाएं बनाएंगे 100 लाख करोड़ की, 100 लाख करोड़ की बात हो रही है पिछले 3 साल से, जो कि 100 लाख करोड़ की हमने कोई, और जेब में नहीं है झुंझुना भी जिसे बजा लो निकाल के। उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए जो है पूरे देश को बेच रहे हैं। और देश को भी कैसे बेच रहे हैं? देश को 4 साल में बेच के कितने कमाएंगे? 6 लाख करोड़। 4 साल में देश को बेच के 6 लाख करोड़ कमाएंगे और योजना 100 लाख करोड़ की। शर्म नहीं आती? ये देश की जनता जानती नहीं कि इतनी मूर्ख है क्या? लोग सब समझते हैं, सब जानते हैं। बेटी बचाओ पढ़ाओ का कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम पे जितने पैसे खर्च करने चाहिए उस पे, उससे ज्यादा प्रचार पे खर्च कर दिए। गंगा मैली हो गई, गंगा को साफ करने के लिए जितने गंगा में साफ करने में पैसे नहीं, उससे ज्यादा प्रचार में खर्च कर दिए। यही है ना हाल। लेकिन मोदी जी तो ये कह रहे थे एक मीटिंग में कि ये जो सरकारी पैसा जो है, जब लोग इसको सरकारी पैसे को यूज करते हैं तो मुझे बड़ा दर्द होता है। और चारों तरफ मोदी जी के बीजेपी ने तमाम पोस्टर लगा रखे, प्रचार हो रहा है, उसमें तकरीबन कई लाख करोड़ खर्च कर चुके हैं। तो मोदी जी ये कैसे कह रहे हैं कि सरकारी उसका, मोदी का कोई ईमान है क्या? जो बेईमान आदमी है, जिसका ईमान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसकी नैतिकता का पूरी तरह से पतन हो चुका है, जो झूठ बोलने में दुनिया में नंबर 1 है, जो नौटंकी करने में 1 है, वो आदमी वो ये कह रहा है। अब उससे पूछा कि बोलने से पहले जरा पूछ तो ले, तेरी मीटिंग के लिए कहां से आती है ये बसें?
ये रोडवेज की बसें कहां से आती हैं जिनके लिए डीएम निकालता आदेश प्रधानमंत्री की रैली है उसके लिए बसें भेजी जाएं, और उनमें से मनरेगा का पैसा किसका है? मनरेगा के मजदूर जबरदस्ती लाए जाते हैं, किसका पैसा? शर्म नहीं आती ये बात कहने से पहले? सोचना चाहिए। और प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और देश का जितना अपमान मोदी ने किया इतना किसी ने नहीं किया।